अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेज़र लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लेज़र लाइट जो है वो बेसिकली जो वर्ड है लेज़र LASER, ये बेसिकली एक एक्रोनियम है जिसका मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और सबसे पहली लेज़र लाइट जो डिस्कवर हुई हिस्ट्री में वो 1960 में हुई, जिसको रूबी लेज़र कहा जाता है। देन फिर 1962 में सेमीकंडक्टर लेज़र बनाई गई और फिर 1964 में कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र डेवलप हुई, जिसे इंडस्ट्री में और सर्जरी की फील्ड में यूज़ किया जाता है। तो मौजूदा दौर में लेज़र लाइट की मुख्तलिफ़ टाइप्स जो हैं वो दस्तयाब हैं मार्केट में, जिनमें लिक्विड, गैस, डाई और सेमीकंडक्टर लेज़र्स शामिल हैं। अब हम बात करते हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ लेज़र पर। तो लेज़र लाइट जो है वो दूसरी लाइट जो एक आम ऑर्डिनरी लाइट होती है, इससे एक डिफरेंट किस्म की लाइट होती है जिसके अंदर दर्जा झैल खसूसियात होती हैं। नंबर 1, डायरेक्शनैलिटी, यानी कि जो ऑर्डिनरी लाइट होती है या जो आम लाइट होती है जो आपने देखी होगी, वो सोर्स से निकलती हुई तमाम डायरेक्शंस में फैलती है, जबकि लेज़र लाइट जो है वो सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन को फॉलो करती है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है इंटेंसिटी। लेज़र लाइट की इंटेंसिटी आम लाइट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। दैन फिर एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, और वो है मोनोक्रोमेसिटी, यानी कि लेज़र लाइट मोनोक्रोमेटिक, और मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक रंग की लाइट। आपने देखा होगा मार्केट में आम तौर पर जो हम लेज़र लाइट देखते हैं वो रेड कलर की होती है। तो रेड एक सिंगल कलर होता है, मोनोक्रोमेटिक। इसके अलावा लेज़र लाइट और मुख्तलिफ़ कलर्स में भी मौजूद होती हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी करैक्टरिस्टिक है वो है इसका कोहेरेंस होना या कोहेरेंट होना, यानी कि लेज़र लाइट जो है वो कोहेरेंट होती है। इसका मतलब यह है कि इस लेज़र लाइट के अंदर कोहेरेंस होने की खसूसियात पाई जाती हैं, यानी कि इसकी तमाम बीम्स इन फेज़ होती हैं और एक ही डायरेक्शन में होती हैं, और तमाम के तमाम खसूसियात एक जैसी होती हैं, जो कि आम लाइट में नहीं होती। इस प्रॉपर्टी को हम कोहेरेंस कहते हैं। लेज़र के प्रिंसिपल को समझने के लिए हम पहले एटम के अंदर एक्साइटेशन के प्रोसेस या जो ट्रांजिशन होती हैं एटम्स की, उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। आपके इल्म में होगा कि एक एटम की जो कम से कम तवानाई होती है, या वो तवानाई जो एटम रखता है कम से कम एक आम हालत में, उसे हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहते हैं। इसके अलावा अगर एटम के पास कोई भी ऐसी स्टेट हो जिसमें उसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी से ज़्यादा हो, तो उन तमाम पॉसिबल स्टेट्स को एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। यानी कि आपने अपने जहन में दो चीज़ें रखनी हैं। नंबर 1, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब ऐसी स्टेट जिसमें एटम की एनर्जी कम से कम होती है। इसके अलावा जो भी स्टेट्स होंगी उन्हें एक्साइटेड स्टेट कहा जाएगा। तो यहाँ पर ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट ये दिया गया है
कि आप अगर एटम को ग्राउंड स्टेट से किसी भी अपर स्टेट पर लेके जाना चाहते हैं, यानी कि E1 अगर ग्राउंड स्टेट है और आप उसको E2, E3, E4 एंड सो ऑन किसी भी स्टेट में लेकर जाना चाहते हैं, तो जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बोहर एटॉमिक थ्योरी के अंदर कि अगर एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो लोअर शेल से अपर शेल में चला जाता है, और वो अपर शेल जस्ट अगला शेल हो सकता है या अगले से अगला शेल हो सकता है। बहरहाल वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट करेगा तो वो उन दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है जिनके दरमियान इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है। तो यहाँ पर दो प्रोसेस दिखाए गए हैं, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन। इस इमेज के अंदर आप ये दोनों प्रोसेस देख सकते हैं, एक्साइटेशन ऑफ एटम और डी एक्साइटेशन ऑफ एटम, जो कि बेसिकली बहुत बुनियादी चीज़ है लेज़र के प्रिंसिपल को समझने के लिए। तो पहले प्रोसेस में आप देखेंगे कि अगर आप किसी एटम को एनर्जी दें, अच्छा एनर्जी आप किस फॉर्म में देते हैं, आप हीट की फॉर्म में दे सकते हैं, लाइट की फॉर्म में देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में दे सकते हैं। तो अगर आप किसी एटम को एनर्जी दें जब वो उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में मौजूद है, तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और लेट्स सपोज़ कि अगर उसकी एनर्जी जो है वो E2 माइनस E1 के डिफरेंस के बराबर है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से किसी अपर स्टेट में चला जाएगा, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। E1 से इलेक्ट्रॉन E2 स्टेट में चला गया। तो इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की वो E2 और E1 के डिफरेंस के बराबर थी। अच्छा, एक बार इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो एक्साइटेड स्टेट में जो उसकी लाइफ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, यानी कि जो नॉर्मल लाइफ टाइम होता है यहाँ पे लिखा हुआ है वो होता है 10⁻⁸ सेकंड। ये आम हालत में किसी भी स्टेट का टाइम होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपनी उस स्टेट में सिर्फ 10⁸ सेकंड -8 सेकंड तक स्टे कर सकता है। तो एक बहुत ही स्मॉल टाइम है। तो ये होता है उसका लाइफ टाइम किसी भी एक्साइटेड स्टेट में। तो वो इस टाइम गुज़रने के बाद, जो कि बहुत ही मुख्तसर टाइम है, इलेक्ट्रॉन फ़ौरन वापस कहाँ आ जाता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो जब वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो उतनी ही एनर्जी इमिट करेगा जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी, यानी कि वो E2 से E1 में जाएगा तो अब भी एनर्जी क्या होगी, E2 माइनस E1। तो आप यहाँ पे गौर से देख सकते हैं कि जब जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो भी E2 माइनस E1 थी, और जो एनर्जी इमिट कर रहा है वो भी E2 माइनस E1 के बराबर है। ठीक है, तो आपने मेन फोकस क्या करना है कि एटम ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में कैसे जाएगा, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और एक्साइटेड स्टेट में वो सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड तक स्टे कर सकता है, विच इज़ वेरी स्मॉल टाइम। देन वो फॉरन ग्राउंड स्टेट में रिटर्न होगा और वो उतनी ही एनर्जी इमिट करेगा जो उन दोनों एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस होगी, राइट। देन फिर यहाँ पर एक और चीज़ हम पढ़ेंगे जो कि बेसिकली बुनियाद कहलाती है, या लेज़र के प्रिंसिपल में उसका बड़ा रोल है, और वो होता है मेटल स्टेबल स्टेट। यहाँ पे लिखा हुआ है और मैं आपसे नोट्स शेयर करूँगा, वहाँ पे ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मेटल स्टेबल स्टेट, या इसके आगे लिखा हुआ है और लॉन्ग लिव स्टेट्स। अच्छा, ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट में स्टे करने का टाइम होता है वो 10⁻⁸ की बजाय 10⁻⁻4 या -3 सेकेंड होता है। अच्छा, यहाँ पे 10⁻⁻4 या -3 लिखा हुआ है, तो जो हमारी बुक में है वो 10⁻³ है। तो मतलब ये ऑर्डर दिया हुआ है कि 10⁻4 भी हो सकती है, 10⁻³ भी हो सकती है। तो बहरहाल अमूमन हमारे पास जो MCQs आता है तो हम उसमें 10⁻³ को फोकस करेंगे। तो 10⁻³ 10⁻8 के मुकाबले में ज़्यादा टाइम है। तो इसका मतलब ये है कि मेटल स्टेबल स्टेट आप ऐसी स्टेट को कहते हैं, यानी कि ये भी एक्साइटेड स्टेट है, लेकिन ये एक ऐसी एक्साइटेड स्टेट है जिसमें लाइफ टाइम ज़्यादा है, तो इसको हम मेटल स्टेबल का नाम देते हैं, राइट। तो ये यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि एटम की एक्साइटेशन क्या होती है और एटम में डी एक्साइटेशन क्या होती है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट में जाना, हम यही वर्ड यूज़ करते हैं कि एटम एक्साइटेड स्टेट में चला गया।
तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि एटम कैसे एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। इस फिगर में आप 3 प्रोसेस देख सकते हैं। इन 3 प्रोसेस में जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, जिसमें आप एटम को एनर्जी देंगे और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर लेवल से अपर लेवल पर जाएगा, और जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा वो E2 - E1 के बराबर होगी, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। सेकेंड प्रोसेस स्पॉन्टेनियस एमिशन का है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? खुद ब खुद, यानी कि एटम जो है वो फ़ौरन रिटर्न होगा अपनी ग्राउंड स्टेट में और वो एनर्जी इमिट करेगा h के बराबर, जो कि वही उसी एनर्जी के बराबर होगी जो E2 - E1 है। तो ये एनर्जी, ये जो फोटोन निकल रहा है, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन के नतीजे में निकल रहा है। और तीसरा प्रोसेस हम खुद स्टिमुलेट करवाएंगे, उसे हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। ये जो तीसरा प्रोसेस आप देख रहे हैं, प्रोसेस C। तो जब मेटास्टेबल में मौजूद एटम जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि हम उसे खुद एनर्जी एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, तो वो जो एनर्जी इमिट करेगा वो एनर्जी भी इन्हीं 2 लेवल्स के डिफरेंस के बराबर होगी। तो जो आपने चीज़ फोकस करनी है वो ये कि 2 तरह के फोटोन हैं यहाँ पर, जैसा कि यहाँ इस फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप इसको केयरफुली देख सकें, ये 2 फोटोन आपको नज़र आ रहे हैं। पहला फोटोन, उसकी एनर्जी भी h है, दूसरा फोटोन उसकी एनर्जी भी h है। तो ये एक फोटोन तो वो है जो स्पॉन्टेनियस एमिशन के नतीजे में निकल रहा है, और एक फोटोन वो है जो स्टिमुलेटेड एमिशन के नतीजे में निकल रहा है। तो ये दोनों फोटोन जो हैं वो एग्जैक्टली सेम फेज़ में होते हैं और सेम नेचर के होते हैं, यानी कि कोहेरेंट होते हैं। तो ये जो अब नेट आपके पास रिज़ल्ट मिलेगा, जो लाइट आपको मिलेगी, इसे हम कहते हैं लेज़र लाइट। यहाँ पर आप एक वर्ड गौर कीजिएगा और नोट्स में आपको मिल जाएगा, वो है पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन ही असल में लेज़र का जो बेसिक प्रिंसिपल है। आम तौर पर आखिरी लाइन अगर आप रीड करें, आम तौर पर जो N1 के एटमों की तादाद होती है, यानी कि ग्राउंड स्टेट में एटमों की तादाद एक्साइटेड स्टेट में एटमों की तादाद से ज़्यादा होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है N1 इज़ ग्रेटर दैन N2। N का मतलब नंबर ऑफ़ एटम, N1 का मतलब नंबर ऑफ़ एटम इन ग्राउंड स्टेट, N2 का मतलब है नंबर ऑफ़ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट। तो N1 इज़ ग्रेटर दैन N2 ये होता है आम हालात में। जबकि अगर आपको लेज़र लाइट प्रोड्यूस करनी है तो फिर आपको इस कंडीशन को इन्वर्ट करना होगा। ये वर्ड एक लिखा हुआ है, आपको इस कंडीशन को इन्वर्ट करना होगा। और इन्वर्ट करने से क्या मुराद है कि N1 ग्रेटर टू N2 नहीं, बल्कि N2 को आपने ज़्यादा रखना है एज़ कम्पेयर टू N1, राइट। तो जब N2 इज़ ग्रेटर दैन N1 होगा, यानी कि ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर एटमों की तादाद ग्राउंड स्टेट के एटमों की तादाद से ज़्यादा होगी, तो वो जो असेंबली ऑफ एटम बनेगी, उस असेंबली ऑफ एटम को आप कहेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो लेज़र का प्रिंसिपल क्या है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन मेंटेन रहनी चाहिए, और लेज़र के लेवल्स में एटलीस्ट एक लेवल जो है वो मेटास्टेबल होना चाहिए। तो आई अगेन रिपीट कि द प्रिंसिपल ऑफ लेज़र इज़ दैट द पॉपुलेशन इन्वर्जन शुड बी मेंटेन्ड एंड देयर शुड बी वन स्टेट, एटलीस्ट वन स्टेट इज़ मेटास्टेबल स्टेट। तो कम से कम एक स्टेट जो है वो मेटास्टेबल होनी चाहिए। पॉपुलेशन इन्वर्जन को मेंटेन रखने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है पंपिंग। यानी कि आपको अपर यानी कि एक्साइटेड स्टेट में अगर ज़्यादा एटम चाहिए तो आपको क्या करना है कि जैसी एटम जो है वो रिटर्न होगा ग्राउंड स्टेट में, तो उसको आपने दोबारा फ़ौरन एक्साइट कर देना है। तो एक्साइट करने के लिए आप क्या करेंगे जी, उसको पंपिंग के प्रोसेस से गुजारेंगे। और पंपिंग का मतलब क्या है कि आपने उसको
जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है वो कराना है, और वो डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, जैसे कि इस किताब में मेंशन किया हुआ है। ऑप्टिकल पंपिंग, जैसे कि लाइट के थ्रू आप पंपिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, तो आर्क प्रोड्यूस करके आप इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की मदद से ऑप्टिकल पंपिंग करवा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पंपिंग की जा सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। इसके अलावा केमिकल पंपिंग की जा सकती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा के उससे एनर्जी प्रोड्यूस करवा के। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंपिंग है। तो पंपिंग दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, एक ऐसा प्रोसेस है जो पॉपुलेशन इन्वर्जन को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होता है। इस चार्ट में आप डिफरेंट कैटेगरीज देख सकते डिफरेंट लेज़र्स की कैटेगरीज देख सकते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें जिक्र की गई हैं। जैसे कि रूबी लेज़र है, तो रूबी लेज़र जो है वो सॉलिड स्टेट लेज़र है, और इसमें जो पंपिंग होती है वो ऑप्टिकल पंपिंग होती है, और इसके अंदर 3 लेवल्स होते हैं। दैन फिर एक और सॉलिड स्टेट लेज़र है ND-YAG लेज़र, जो कि ये भी सॉलिड स्टेट लेज़र है, और इसमें भी जो पंपिंग होती है वो ऑप्टिकल पंपिंग होती है, जबकि ये 4 लेवल लेज़र कहलाती है। और HENE लेज़र है, जो कि अमूमन फ़िज़िक्स में बहुत सारी लैब्स में इसका यूज़ है। हीलियम नियॉन लेज़र, तो ये गैस लेज़र है, और इसके अंदर भी 4 लेवल्स होते हैं, और इसमें जो ऑप्टिकल पंपिंग होती है वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग होती है। दैन फिर CO2 लेज़र है, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, इसमें भी 4 लेवल होते हैं और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग होती है। और फिर सेमीकंडक्टर लेज़र है, जिसमें इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है और 2 लेवल्स होते हैं, और ये सॉलिड स्टेट लेज़र कहलाती है। यहाँ पर लेज़र के कंपोनेंट्स शो किए गए हैं, यानी कि वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एक लेज़र के अंदर यूज़ होते हैं। तो इसमें नंबर 1 पे है एक्टिव सेंटर, या लेजिंग एजेंट भी आप कह सकते हैं, यानी कि वो मटेरियल जिसकी मदद से आप लेज़र लाइट को प्रोड्यूस करवा रहे हैं। नंबर 2 इज़ पंप, यानी कि पंपिंग आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं, और वो कैविटी जिसके अंदर ये तमाम प्रोसीजर आप करेंगे उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर। अब हम बात करते हैं लेज़र लाइट की एप्लीकेशंस पर। तो मेडिकल के अंदर बहुत कॉमन यूज़ है इसका। लिथोट्रिप्सी एक प्रोसीजर होता है जिसकी मदद से किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन को रिमूव किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक स्कोप है जिसको हम यूरेट्रोस्कोप कहते हैं। इसे यूरेथ्रा के रास्ते दैन ब्लैडर के रास्ते जो है वो यूरेटर के ज़रिए किडनी तक पहुंचाया जाता है। और आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यूरेट्रोस्कोप की टिप के ऊपर लेज़र लाइट लगी हुई है, जिससे स्टोन को डायरेक्ट हिट करके लेज़र लाइट उस स्टोन को ब्रेक करती है, और वायर जो आपको चारों तरफ नज़र आ रही होगी स्टोन के इर्द गिर्द, जो कि टूटे हुए स्टोन्स को क्या करती है, ग्रिप करती है, और दैन फिर इसको खींचकर बाहर निकाल लिया जाता है। लेज़र लाइट को इंडस्ट्रीज़ में बहुत से कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें सबसे अहम काम है मेटल की कटिंग। और लेज़र लाइट से जो है वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे मेटल को कट किया जा सकता है। इस फिगर में आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे होंगे कि आसमान पर आपको जो है वो एक जहाज़ बना हुआ नज़र आ रहा है, लाइट का बना हुआ। या आपने डिफरेंट टीवी में अगर आपने न्यूज़ के दौरान या वैसे देखा हो, न्यू ईयर नाइट पर कुछ शोज़ होते हैं जिनमें आसमान के ऊपर जो है वो डिफरेंट इमेजेस बनाई जाती हैं। तो वो जो इमेजेस बनाई जाती हैं वो भी लेज़र के ज़रिए बनाई जाती हैं, जिसे हम होलोग्राफी कहते हैं। और वो जो इमेज बनी होती है उसको हम होलोग्राम कहते हैं। तो लेज़र लाइट को होलोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लेज़र लाइट जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न्स को ऑब्ज़र्व करने के लिए, लाइट की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए लेज़र लाइट को इस्तेमाल किया जाता है। इस फिगर में आप कुछ रिंग्स बने हुए देख रहे हैं। ये रिंग्स बेसिकली न्यूटन रिंग्स कहलाते हैं, जिसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, जिसमें माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, फेब्री पैरो इंटरफेरोमीटर होता है,
तो उनकी मदद से ये इस तरह की फ्रिंजेस जो हैं वो बनाई जाती हैं, जिन्हें हम न्यूटन रिंग्स कहते हैं। एक न्यूटन रिंग्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, उसकी बनाने का तरीका कुछ और था। ये जो आप फ्रिंज देख रहे हैं ये बहुत शार्प और बहुत प्यारे किस्म के हैं, तो ये भी न्यूटन रिंग्स कहलाते हैं, लेकिन इन्हें हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर या फैबरी पैरो एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो ये आखिर में आप देख लें कि किस तरीके से लेज़र से इमेज बनती है। ये वीडियो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ।